हे गाइस, कहानियों की इस अनमोल एहसास में आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं प्यार की निशानी एपिसोड नंबर 14। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आई। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। काव्या सीधे पिया के कमरे में जाती है। काव्या के आते ही उसकी सारी दोस्त काफी नाराजगी से उसे देखने लगती हैं। काव्या उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगती है। काव्या की नजरों को समझते हुए उनमें से एक लड़की कहती है, तूने कॉलेज की सबसे हैंडसम और इंटेलिजेंट आदित्य सिंघानिया से शादी कर ली। हमें उसे इंट्रोड्यूस तक नहीं करवाया। ये पता होता हुए भी कि आदित्य सिंघानिया हम सभी का क्रश है, हमें भी उससे बात करने का मन करता है। काव्या मुंह बनाते हुए बेड पर बैठकर कहती है, तो अपने क्रश के बारे में इतना तो पता होगा कि उन्हें बात करना बिल्कुल पसंद नहीं। उन्होंने मुझसे भी शादी के 4 महीने बाद बात की है, तो तुम लोग समझ ही सकते हो। काव्या की बातें सुनकर सब उन्हें आंखें फाड़े देखते रहे थे। वहीं पिया बालकनी के अंदर आती है और सबके चेहरे को देखते हुए पूछती है, इतनी हैरानी किस बात की हो रही है। सभी एक साथ जवाब देते हैं, तुझे पता है आदित्य सिंघानिया ने काव्या से शादी के 4 महीने बाद बात की। ये सुनते ही पिया काव्या को देखती है, जो उसे ही घूर कर देख रही थी। पिया थोड़ा चिढ़ते हुए, अब तू मुझे इस तरह क्यों घूर रही है? काव्या तुरंत कहती है, तूने बताया क्यों नहीं कि तू रितेश से प्यार करती है? पिया अंदर आकर बेड पर बैठती हुई, इसमें बताना क्या है, वो मुझसे कॉलेज टाइम से प्यार करता है। पहले तो मैं उसे बहुत चिढ़ती थी, लेकिन जब उसने शादी का प्रपोजल पेरेंट्स के सामने किया तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तुम्हें पता है, जब वह शादी की बात के लिए आया था तब उसने मुझसे कहा कि मैं उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर सकती हूँ, लेकिन वो मेरे सिवाय किसी से शादी नहीं करेगा। फिर काव्या की तरफ देखकर पिया कहती है, और वैसे भी तू भी तो आदित्य सिंघानिया से हमेशा चिढ़ती थी, फिर भी आज उससे प्यार करती है ना? काव्या मासूमियत से नाम में सिर हिला देती है, तो सब कोई उसे हैरानी से देखते हैं। पिया एकदम से कहती है, क्या तू आदित्य सिंघानिया से प्यार नहीं करती? काव्या फिर एक बार नाम में सिर हिला देती है। उसमें से एक लड़की चेखते हुए कहती है, तो तब तो लाइन अब भी क्लियर है यार, हम लोग अब भी आदित्य सिंघानिया पर ट्राई कर सकते हैं। काव्या उसे घूर कर देखती है। पिया अब भी हैरानी से काव्या को देख रही थी। वह एकदम से बोल पड़ती है, आखिर कमी क्या है आदित्य सिंघानिया में जो तुझे उसे अभी तक प्यार ही नहीं हुआ? काव्या बिल्कुल चुप हो जाती है। पिया कुछ सोचते हुए कहती है, तो क्या आदित्य सिंघानिया भी तुमसे प्यार नहीं करते? काव्या फिर एक बार मासूमियत से नामे सिर हिला देती है। पिया फिर से कहती है, तुझे कैसे पता वो तुमसे प्यार नहीं करते? काव्या थोड़ा सोचती है फिर कहती है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वो मुझसे प्यार करते हैं। रिश्ता इस कदर बना है कि उन्हें समझकर भी नहीं समझ सकती। अगर वो मेरी केयर करते हैं तो सिर्फ इस रिश्ते की खातिर, मेरी चिंता करते हैं तो सिर्फ इस रिश्ते के खातिर, मुझसे बात करते हैं तो सिर्फ इस रिश्ते के खातिर, इस रिश्ते के अलावा हमारे बीच कुछ नहीं है। सब काव्या को देख रहे थे। कुछ सोचते हुए पिया मुस्कुराते हुए मन ही में कहती है, कितनी पागल लड़की है। प्यार है लेकिन जाहिर करना नहीं है। पति का प्यार देखकर भी नजरअंदाज कर रही है। आदित्य तुमसे और तुम उनसे कितना प्यार करती हो वह तुम सोच भी नहीं सकती। पिया उठकर एक बड़ा सा बैग लाती है और उसमें से एक एक करके बैंगन देते हुए कहती है, ये कपड़े तुम सभी को आज मेरी शादी में पहने हैं। सभी कपड़ों को देखते हैं तो वह बहुत ही खूबसूरत लहंगा था। सभी के चेहरे एकदम से खिल जाते हैं। अब तक शाम हो चुकी थी तो सब रेडी होने लगते हैं। अनुराग रोहान बातें कर रहे होते हैं कि तभी उसके सामने एक लड़की आकर बैठती है और उस लड़की ने बहुत ही सेक्सी लहंगा पहना हुआ था। सभी लड़कों की नज़र तो उस पर से हट ही नहीं रही थी। वह लड़की अपने हाथ अनुराग और रोहान की तरफ बढ़ाते हुए, हाय आई एम रितु। अनुराग एक नज़र रितु को देखता है और अपनी नजरें हटा लेता है। को देखता रोहान तो रितु को देखता तक नहीं, दोनों को इस तरह इग्नोर करता देख रितु अपने हाथ पीछे कर लेती है। लगता है आप दोनों को लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रोहान टेढ़ी स्माइल देते हुए कहता है, जब पता है तो मुंह उठाकर यहाँ क्यों चली आई? रोहान की बातों से रितु काफी इंसलेट हो जाती है और एकदम से उसे चेहरे पर गुस्सा उतरने लगता है। रितु दोनों को गुस्से से घूरती है और कहती है, तुम दो कोड़ी के इंसान, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी इंसलेट करो? तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? अनुराग झट से कहता है, हाँ और हमें जानने भी नहीं है। अनुराग के ऐसे बोलते ही रितु का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। वह गुस्से में तड़मड़ाते हुए कहती है, मिनिस्टर की बेटी हूँ मैं चाहूँ तो अभी के अभी तुम्हारी औकात दिखा सकती हूँ। रोहान लापरवाही से कहता है, दिखाओ, हमने रोका कहाँ है? रितु अपने फोन से किसी को कॉल करती है और मुस्कुराते हुए दोनों को देखते कहती है, अब देखो क्या होता है। अनुराग और रोहान उसकी बातों पर इंटरेस्ट ना दिखाते हुए अपने फोन पर गेम खेलते हैं। वहीं उसके कुछ दूरी पर बैठा आदित्य ये सब चीजें नोटिस कर रहा था। वह देख तो नहीं रहा था लेकिन सुन जरूर रहा था। उसे अनुराग और रोहान की बातें अच्छी तरह से सुनाई दे रही थी। कुछ ही देर में एक आदमी आता है और उसके पीछे कुछ बॉडीगार्ड्स होते हैं। उस आदमी को देखते ही रितु एकदम से मासूम सा चेहरा बनाकर उसके गले लगकर रोने लगती है और कहती है, डैड ये दोनों मुझसे बदतमीजी कर रहे थे। मैं यहाँ अकेली बैठी थी और दोनों यहाँ अचानक से आकर मेरे साथ बैठ गए। इतना बोलते ही रितु और जोर से रोने लगती है। अनुराग और रूहान अब भी अपने फोन में बिजी थे। उन्हें तो इन सब से कोई मतलब ही नहीं था। रितु के पापा दोनों को अच्छे से देखते हैं। अचानक ही उसके चेहरे पर डर के भाव दिखने लगते हैं। वह जल्दी से दोनों के पास जाकर हाथ जोड़कर कहते हैं, प्लीज सर, आप दोनों मेरी बेटी की नादान समझकर माफ कर दीजिए। उसकी तरफ से मैं आप दोनों से माफी मांगता हूँ। अनुराग एक नजर उसे देखता है और रोहान को देखकर स्माइल करते हुए कहता है, क्यों ब्रो, क्या हमने
हमें इन्हें माफ़ कर देना चाहिए। रोहान अपने फ़ोन पर ध्यान देते हुए कहता है, हमारे पास इतना बेकार टाइम नहीं है जो हम इन लोगों से में बर्बाद करें। अनुराग सख्त आवाज़ में ऋतु के पापा को देखते हुए कहता है, शादी में तुम्हारी बेटी की शक्ल नहीं दिखनी चाहिए। यह सुनते ही ऋतु के पापा उसे खींचते हुए वहां से ले चलते हैं। वहीं ऋतु जलती आंखों से दोनों को देख रही थी। उनके जाने के बाद एक छोटी सी बच्ची ताली बजाते हुए कहती है, आपने अच्छा सबक सिखाया उस आंटी को। अनुराग उस बच्ची को देखकर मुस्कुराते हुए अपनी गोद में बिठाता है और पूछता है, आपको कुछ किया? उस आंटी ने बच्ची ने नामे सिर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं, मेरी मम्मा ने। मम्मी से इन्हें बहुत गंदी तरीके से बात की, पर आपने उन्हें अच्छा सबक सिखा दिया। अनुराग मुस्कुराते हुए बच्ची के गाल पर किस करता है। वह बच्ची भी अनुराग के गाल पर किस कर देती है। उस बच्ची की नज़र अब रोहान पर पड़ती है, जो अब भी फोन पर ही बिजी था। वह बच्ची अनुराग को देखते हुए कहती है, क्या ये अंकल मुझसे बात नहीं करना चाहते? अनुराग कुछ बोलने ही वाला था कि रोहान एकदम से अपने फोन को साइड में रखते हुए कहता है, किसने कहा हम आपसे बात नहीं करना चाहते? रोहान की बात सुनते ही बच्ची एक चेहरे एकदम से खिल जाता है। कुछ देर तक तीनों बात करने में बिजी होते हैं कि एक लड़की की आवाज़ आती है, अनु बच्चा। आवाज़ सुनते ही अनुराग अपनी नजरें उठाकर सामने देखता है। सामने एक लड़की लाइट पिंक और गोल्डन कलर की साड़ी में खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था। अनुराग तो उस लड़की की सादगी में ही खो गया। लड़की की बड़ी बड़ी काली आंखें बस उस बच्ची यानी कि अनु पर ठहरी हुई थी। वह लड़की चलते हुए उसके पास आती है। अनुराग उस लड़की को देखता है तो उसकी मांग में ना सिंदूर था और ना ही गले में मंगलसूत्र। अनुराग के गोद से नीचे उतरकर उस लड़की के पैरों पर अपने हाथ लपेटकर बुलाती है, मम्मा मम्मा। ये एक शब्द से अनुराग होश में आता है। वह लड़की अनु को गोद में उठाती है और अच्छे से देखते हुए पूछती है, बच्चा आप ठीक तो है ना? अनु हाँ में सिर हिला देती है। उस लड़की की नज़र अनुराग और रोहान पर पड़ती है। जहाँ रोहान फिर से अपने फोन में बिजी था, वहीं अनुराग उसे ही देख रहा था। वह लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, आप दोनों को मेरी बच्ची ने ज्यादा परेशान तो नहीं किया? अनुराग भी थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, जी बिल्कुल नहीं। वह लड़की अपने हाथों को बढ़ाते हुए कहती है, बाय द वे आई एम सपना। अनुराग एक नज़र सपना के हाथों को देखता है और फिर अपना हाथ बढ़ाकर उसे मिलाते हुए अनुराग। जैसे ही दोनों के हाथ मिलते हैं, अनुराग के दिल जोर से धड़कने लगता है। एक अजीब सा एहसास होने लगता है। अनुराग सपना से हाथ छुड़ाकर दूसरी तरफ देखने लगता है। सपना अब अपना हाथ रोहान की तरफ बढ़ा देती है। रोहान बिना देखे कहता है, रोहान। सपना समझ जाती है कि रोहान को उससे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए वह अपना हाथ पीछे कर लेती है। सपना दोनों को देखकर वहां से चली जाती है। अनु दोनों को बाय करती है। अनुराग सपना को जाते हुए एकटक देखने लगता है। तभी रोहान, गलत लड़की पसंद आ गई ब्रो? अनुराग एकदम से हड़बड़ा जाता है। वह रोहान को देखते हुए, मैं उसे नहीं अनु को देख रहा था। रोहान एक नज़र अनुराग को देखते हुए बोलता है, शायद आप भूल चुके हैं, आई एम योर ब्रो। तो आप मुझसे तो झूठ मत ही बोलिए। रोहान की बात पर अनुराग नजरें चुराने लगता है। उधर ऋतु गुस्से में अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहती है, ये आपने क्या किया डैड? उन्होंने मेरी इंसल्ट की और आप उन्हें से माफी मांगी? ऋतु के पापा ऋतु को बहुत सारी गाड़ियों के साथ खड़े बॉडीगार्ड्स की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, तुम उन सभी बॉडीगार्ड्स को देख रही हो? सिंगानिया के बॉडीगार्ड्स हैं और तुम जिसकी बात कर रही थी वो सिंगानिया परिवार के वारिस हैं। अगर मैंने माफी न मांगी होती तो कल के न्यूज में पता नहीं क्या आता। ऋतु अपने पापा को सवालिया नजरों से देखने लगती है। मिनिस्टर साहिल सेठी की बर्बादी, और ये सब बस तुम्हारी बेवकूफ़ी के कारण होता। इतना बोलते ही साहिल सेठी ऋतु को गुस्से से घूरते हैं। ऋतु उसके गुस्से को देखते हुए झुकने लगती है। साहिल सेठी ऋतु को पकड़कर कार में बैठाते हैं। कुछ ही पल में कार वहां से चली जाती है। आदित्य अपने फोन पर आंखें गाड़ी बैठा हुआ था, तभी उसे खिलखिलाते हुए हंसने और बात करने की आवाज़ आती है। आदित्य इस आवाज़ को अच्छे से पहचानता था। बस सर उठाकर सामने देखता है तो देखता ही रह जाता है। काव्या पिंक और गोल्डन कलर के लहंगे में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। काव्या के माथे पर मांग टीका, कानों में थोड़े बड़े साइज के इयररिंग, होठों पर पिंक लिपस्टिक, हाथों पर लहंगे से मैचिंग करती चूड़ियां, कमर में एक खूबसूरत सा कमरबंद और हल्का मेकअप। काव्या का दुपट्टा नेट की थी, जिसे उसके पेट और कमर की पीठ अब सब कुछ अच्छी तरीके से दिखाई दे रही थी। काव्या की खूबसूरती बहुत ज्यादा निखर रही थी। काव्या अपने दोस्तों से बात करने में बिजी ही थी कि अचानक उसकी नजर आदित्य से जाकर मिल जाती है। काव्या के देखते ही आदित्य काव्या को आंखों से अपने पास आने का इशारा करता है। काव्या आदित्य का इशारा समझकर उसके पास चली जाती है। जैसे ही काव्या पास पहुंच जाती है, आदित्य खड़ा हो जाता है और काव्या की तरफ बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेता है। काव्या सवालिया नजरों से आदित्य को देखने लगती है। आदित्य काव्या को लेकर अंदर जाता है और सीधा कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर देता है। काव्या को बहुत अजीब लगता है। आदित्य काव्या के दुपट्टे से पिन के कंधे से निकालता है। ये आप क्या कर रहे हैं? काव्या एकदम से पूछ लेती है, पर आदित्य कोई जवाब नहीं देता। काव्या के दुपट्टे को निकालकर बेड पर रख देता है और काव्या के बैग से पिंक कलर का दुपट्टा निकालता है, जो नेट की नहीं थी। काव्या के पास खड़ा होकर आदित्य दुपट्टे को अच्छी तरह से काव्या के ऊपर सेट करता है। काव्या खुद को देखती है तो अब काव्या की कमर बस एक साइड थोड़ी सी दिखाई दे रही थी, पेट तो बिल्कुल छुप चुकी थी। काव्या की नजरें अब आदित्य पर चली जाती हैं। आदित्य काव्या की कमर पर हाथ रखकर अपने होठों से उसके माथे को चूम लेता है। काव्या की आंखें एकदम से बंद हो जाती हैं। इतना करते ही आदित्य काव्या से अलग होकर बाहर चला जाता है। आदित्य के जाते ही काव्या खुद को आईने में देखती है। आदित्य के अपने प्रति पॉजिटिवनेस नेचर को देखकर काव्या खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाती है। काव्या भी कमरे से बाहर निकल जाती है और पिया के कमरे की तरफ जाने लगती है कि तभी उसे एक आवाज़ रोक लेती है। जब इंटरेस्ट ही नहीं था तो उसके गले क्यों पड़ी हुई हो? काव्या पीछे मुड़कर देखती है तो प्रीता थी, जिसने लहंगा पहना था। उसमें
वह बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रही थी। प्रीता चलकर काव्या के पास आती है और बिल्कुल उसके सामने खड़ी हो जाती है। प्रीता तंज कसते हुए कहती है, तुम तो कहती थी तुम्हें आदित्य सिंघानिया में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, तो अब उसकी पत्नी बनी क्यों फिर रही हो। काव्या प्रीता से कोई बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह प्रीता को इग्नोर करते हुए जारी लगती है, मैंने कहा था ना आदित्य सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। प्रीता के बोलने से काव्या के कदम रुक जाते हैं। काव्या मुड़कर प्रीता के बिल्कुल पास जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, ओके एक टेस्ट करते हैं, तुम इसी वक्त उसके पास जाकर बात करो। अगर उन्होंने तुम्हारे बात का रिप्लाई किया तो मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगी, और अगर रिप्लाई नहीं किया तो आज की बात उन्हें अपना कहने की गलती मत करना। प्रीता टेढ़ी स्माइल देते हुए, अपना ये मंगलसूत्र और सिंदूर हटाने के लिए तैयार रहना। प्रीता और काव्या दोनों नीचे जाते हैं। काव्या थोड़ी दूरी में खड़ी हो जाती है और प्रीता आदित्य के पास बहुत ही स्टाइल में जाने लगती है। प्रीता आदित्य के पास वाली चेयर पर बैठ जाती है और अपनी एक टांग के ऊपर दूसरी टांग रखती है। ऐसे करने से प्रीता की पूरी टांग दिखने लगती है क्योंकि लहंगा परकट था। प्रीता, हाय आदित्य, हाउ आर यू, सालों बाद तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। बोलते हुए वह चुप होकर आदित्य को देखती है, जिसे उसे बातों में से कोई फर्क नहीं पड़ता। आदित्य अपने फोन पर गड़ाए नजरें बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे प्रीता की बात बिल्कुल सुनाई ही नहीं दी हो। प्रीता 2-3 बार ऐसे ही आदित्य से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन आदित्य कोई रिएक्शन नहीं देता। तभी काव्या आकर प्रीता को देखते हुए कहती है, एक्सक्यूज मी, क्या आप दूसरी जगह बैठ सकती हैं? एटलीस्ट मुझे अपने हस्बैंड के साथ बैठकर कुछ बात करनी है। प्रीता गुस्से में काव्या को घूरते हुए वहां से चली जाती है। काव्या को प्रीता की हालत देखकर बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही थी। प्रीता के जाते ही काव्या को आदित्य की आवाज आती है, बोलो। काव्या सवालिया नजरों से आदित्य को देखते हुए पूछती है, क्या आदित्य? काव्या को देखते हुए, अभी तो तुमने कहा कि तुम्हें मुझसे बात करनी है। काव्या एकदम से मुंह बंद हो जाता है, क्योंकि वो तो बस प्रीता को भगाने के लिए ऐसे बोली थी। असल में तो उसे आदित्य से कोई बात करनी ही नहीं थी। अब ये बात तो काव्या आदित्य को पता नहीं सकती थी। काव्या पूरी तरह से फंस चुकी थी। तो दोस्तों, आई होप आपने अभी तक लाइक कर दिया होगा। आजकल मैं देख रही हूँ आप स्टोरी पर बिल्कुल लाइक नहीं कर रहे हैं और ना ही कमेंट करते हैं। प्लीज़ दोस्तों ऐसा मत किया करें, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है स्टोरी में ऑडियो एडिट करने के लिए। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। काव्या को बिल्कुल समझ नहीं आता कि अब वो क्या बोले। काव्या नजरें इधर से उधर घुमाते हुए, वो मैं आपसे बोलते बोलते एकदम से रुक गई। आदित्य की नजरें काव्या पर ही थी। काव्या अपनी जगह से अचानक से उठ जाती है। वो मुझे अपनी दोस्त बुला रही हो, इतना बोलकर काव्या जल्दी से वहां से भाग जाती है। आदित्य काव्या को बस देखता रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ खड़ी प्रीता गुस्से में दांत पीसते हुए कहती है, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने काव्या, मेरे आदित्य को मुझसे छीनकर। अगर आदित्य उस वक्त बीच में ना आया होता तो तुम उसे शूटर के हाथों कब का मर गई होती। मेरे रास्ते का कांटा हमेशा के लिए हट जाता, पर मैं भी हार नहीं मानूंगी। आदित्य सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। आदित्य को मैं तुमसे दूर करके ही रहूंगी। इधर काव्या भागते हुए एक जगह पर रुक जाती है और सीने पर हाथ रखकर बच गई। इस प्रीता ने तो मुझे बुरा फंसा दिया था, और ये प्रीता अब भी पागलों की तरह इसके पीछे घूम रही है। सीरियसली सरफिरी लड़की, बोलते हुए काव्या अपना मुंह बना लेती है। अब तक रात हो चुकी थी। बारात चौखट पर आ गई थी। चौखट से होते हुए उनका स्वागत करते हुए मंडप तक ले जाता है। पिया के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। रितेश दूल्हे के रूप में बैठा हुआ था, वही पिया दुल्हन के जोड़े में उसके साथ बैठी हुई थी। उनको देखकर काव्या को अपनी और आदित्य की शादी की याद आ जाती है। रितेश और पिया की शादी से बिल्कुल अलग थी आदित्य और काव्या की शादी। जहाँ रितेश और पिया के चेहरे पर सुकून से भरी मुस्कुराहट दिख रही थी, वहीं उस वक्त आदित्य और काव्या के चेहरे पर बस दर्द छिपा हुआ था। अचानक ही काव्या मंडप से चली जाती है। चलते चलते वह एक बहुत ही शांत सी जगह पर पहुंच जाती है, जहाँ कोई नहीं था। काव्या घुटनों के बल बैठकर रोने लगती है। उसे आज फिर से वही दिन, वही दर्द और वही तकलीफ याद आ रही थी। काव्या को अपनी दादी, माँ, पापा की बहुत याद आ रही थी। वह खुद को बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रही थी। वह बस रोए जा रही थी। उसके आंसू गालों से होते हुए नीचे गिरते जा रहे थे। अचानक ही काव्या को अपने कंधे पर किसी के हाथों का एहसास हुआ। काव्या उसकी चूहन को अच्छी तरह से पहचानती थी। काव्या झट से खड़ी होकर उसके गले लग जाती है और रोने लगती है। आदित्य का फेस एकदम से डार्क हो जाता है। वह काव्या को इस तरह से रोते हुए बिल्कुल नहीं देख सकता था। काव्या कुछ देर तक ऐसे ही रोती रहती है। आदित्य बिल्कुल शांत खड़ा था। उसने न काव्या को कुछ बोलने की कोशिश की और न ही कुछ पूछने की। अब तक काव्या बिल्कुल शांत हो चुकी थी, लेकिन अब भी आदित्य के गले लगी हुई थी। आदित्य भी शांत सा उसे पकड़कर खड़ा था। काव्या धीरे से सर ऊपर करके आदित्य को देखने लगती है। आदित्य काव्या को अलग करता है और उसके आंसुओं को पोंछकर धीरे से बोलता है, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आ जाना। काव्या हाँ में सिर हिला देती है। आदित्य वहां से चला जाता है और काव्या मंडप की तरफ चली जाती है। कुछ ही देर बाद शादी होकर विदाई की रस्में भी खत्म हो जाती हैं। काव्या अनुराग और रोहान के साथ बाहर जाती है। बाहर में आदित्य कार में टिक कर फोन पर कुछ कर रहा था। अनुराग और रोहन दूसरी कार की तरफ बढ़ जाते हैं और काव्या आदित्य की तरफ चली जाती है। काव्या के पहुंचते ही आदित्य कार के अंदर बैठ जाता है। काव्या भी उसके साथ बैठ जाती है। उनके बैठते ही एक के बाद एक कार चलने लगती है। आदित्य अपने लैपटॉप पर काम करने में बिजी हो जाता है। वहीं काव्या सीट से टेक कर आंखें बंद करके बैठ जाती है। कार हवा की चीरते हुए पड़ रही थी। आदित्य की नज़र लैपटॉप पर हटकर काव्या पर जाती है, जो अब सो चुकी थी, लेकिन वह कंफर्टेबल नहीं थी। आदित्य लैपटॉप को बंद करके काव्या को अच्छे से पकड़ने की कोशिश करता है। इस तरह करने से काव्या थोड़ी हिल जाती है, जिससे उसकी नींद टूट जाती है। दोनों की नजरें आपस में मिल जाती हैं। काव्या एकदम से उठकर आदित्य की गोद में बैठ जाती है और गले लगकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। आदित्य भी काव्या की कमर से पकड़ लेता है। आदित्य की बाहों में काव्या फिर से नींद के आगोश में चली जाती है। आदित्य काव्या को कसकर पकड़ते हुए मन में कहता है, खुद को तकलीफ मत दिया करो ना वाइफी,
तुम्हारे दर्दों में बहुत आंसू बहुत तकलीफ देते हैं मुझे। मैं नहीं सह सकता, तुम्हारी आंखों में बहुत आंसू हैं। आंसुओं को कहते हुए आदित्य काव्या के हाथों को पकड़कर चूम लेता है। करीब 2 बजे सभी कार एक एक करके सिंगानिया विला आकर रुकती हैं। अनुराग और रोहान जल्दी से बाहर निकल जाते हैं। दोनों को देखकर साफ पता चल रहा है कि दोनों को बहुत नींद आ रही है। वह दोनों विला के अंदर चले जाते हैं। उसके जाते ही रोकी जो आदित्य की साइड का दरवाजा खोलता है। आदित्य काव्या को अच्छे से गोद में उठाकर बाहर आ जाता है। काव्या कसमकसाते हुए आदित्य की सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है। आदित्य काव्या को एक नजर देखकर विला के अंदर चला जाता है। कमरे में जाकर वह अच्छे से काव्या को सुलाता है और काव्या के सैंडल्स को निकालकर नीचे रख देता है। काव्या को पास बैठकर आदित्य काव्या के हाथों से चूड़ियों को निकालता है। उसके बाद इयररिंग्स को भी निकालकर साइड में रख देता है। एक एक करके सारी ज्वेलरी निकालने के बाद आदित्य चेंज करके काव्या के पास लेट जाता है। आदित्य के लेटते ही काव्या एकदम से उसके करीब जाकर सीने से छिप जाती है। आदित्य भी काव्या को करीब खींचकर आंखें बंद कर लेता है। दोनों को ही अब एक दूसरे के करीब रहकर सोने की आदत लग चुकी थी। काव्या फिर से कसमसाने लगती है तो आदित्य काव्या को अपने ऊपर कर लेता है। काव्या आदित्य के ऊपर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल सोया करती थी। काव्या आदित्य की गर्दन पर अपना चेहरा छुपा लेती है। आदित्य काव्या के सर पर हाथ रखकर सहलाने लगता है। काव्या की सांसें आदित्य की गर्दन से टकरा रही थी। काव्या को महसूस कर आदित्य को भी नींद आ जाती है। इधर श्रेष्ठा ध्रुव के ऊपर लेटी उसके शर्ट के बटन के साथ खेल रही थी। ध्रुव आंखें बंद करके श्रेष्ठा की हरकतों को बस महसूस कर रहा था। श्रेष्ठा कभी ध्रुव के बटन को खोलती तो कभी कभी लगाती। सुबह की नींद की वजह से उसे अब नींद ही नहीं आ रही थी। श्रेष्ठा पूरी तरह से बोर होने लगी थी। वहीं ध्रुव को देखती है जो आंखें बंद करके रखा हुआ था। अभी मैं बहुत बोर हो रही हूँ कहते हुए श्रेष्ठा मुंह बना लेती है। श्रेष्ठा के बोलने पर भी ध्रुव बिल्कुल चुप रहता है। श्रेष्ठा अब अपने हाथों को ध्रुव के चेहरे पर घुमाने लगती है, कभी उसके नाक पर तो कभी उसके होठों पर तो कभी उसके गालों पर। सोए हुए शेर को मत लगाओ जगाओ वाइफी, वरना बहुत पछताओगी कहते हुए ध्रुव श्रेष्ठा के हाथों को पकड़ लेता है। श्रेष्ठा अपने हाथ छुड़ाकर ध्रुव के ऊपर से उठ जाती है और बालकनी की तरफ चली जाती है। श्रेष्ठा के उठने पर ध्रुव भी उठता है, काली को कॉल करके कुछ कहता है और श्रेष्ठा की तरफ बढ़ जाता है। वैसे तो ध्रुव को बहुत नींद आ रही थी क्योंकि वह श्रेष्ठा को रात भर प्यार करता रहा और सुबह ऑफिस चला गया, जिससे उसे नींद नसीब ही नहीं हुई। वहीं श्रेष्ठा ध्रुव के रात भर से के प्यार करने से थक कर दिन भर सो चुकी थी, इसीलिए अब उसकी आंखों में नींद का एक कतरा नहीं था। ध्रुव श्रेष्ठा को पीछे से बाहों में भरकर कान में बहुत धीमे आवाज में कहता है, वाइफी लेट्स गो। श्रेष्ठा एकदम से आगे मुड़कर ध्रुव को सवालिया नजरों से देखती है तो ध्रुव बस जाने का इशारा करता है। श्रेष्ठा टाइम देखती है तो इस वक्त रात के 3 बज रहे थे। इस वक्त कहाँ, श्रेष्ठा के बोलने पर ध्रुव सीधी श्रेष्ठा को बाहर लेकर जाने लगता है। बाहर आते ही दोनों कार में बैठते हैं और ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है। रात के अंधेरे में सड़कों पर कोई गाड़ी नहीं थी, 1-2 लोग दिख रहे थे। कुछ ही देर में कार एक जगह आकर रुकती है। श्रेष्ठा बाहर झांककर देखती है तो चारों तरफ बोट पानी में तैर रही थी। ध्रुव श्रेष्ठा को एक सिप के अंदर की तरह ले जाता है। श्रेष्ठा अपनी नजरें चारों तरफ घुमाते हुए ध्रुव के साथ चल रही थी। ध्रुव अब श्रेष्ठा को सिप के अंदर ले जाता है और सिप पूरी खाली थी। बढ़ते हुए ध्रुव श्रेष्ठा को एक तरफ लेकर जाता है। श्रेष्ठा जैसे ही उस जगह को देखती है तो हैरान रह जाती है। एक टेबल और 2 चेयर लगी हुई थी। वहाँ चारों तरफ गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थी। थोड़ी साइड में एक बेड भी था। ध्रुव श्रेष्ठा को चेयर पर बिठाती है और कहता है, वाइफी आई एम सॉरी बट मुझे अब बहुत नींद आ रही है। इतना बोलते ही ध्रुव सीधे बेड पर जाकर लेट जाता है। श्रेष्ठा को एकदम से शरारत सूझती है। वह बेड पर जाकर बैठकर ध्रुव को हिलाने लगती है और पुकारने लगती है, ध्रुव मैं यहाँ अकेली बैठी बैठी बोर हो जाऊंगी। ध्रुव हल्के नींद में, प्लीज वाइफी। श्रेष्ठा फिर से ध्रुव को उठाते हुए कहती है, कल तुमने भी तो मेरी बात नहीं मानी। मैंने कितनी बार कहा प्लीज अभी, लेकिन तुमने मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ा। रात से सुबह तक मुझे परेशान करते रहे। ध्रुव चिढ़ते हुए उठकर बैठ जाता है और कहता है, उसका बदला ले रही हो क्या वाइफी? श्रेष्ठा शरारत से मुस्कुरा देती है। ध्रुव अब चेयर पर बैठ जाता है। श्रेष्ठा भी उसके सामने बैठ जाती है। ध्रुव की आंखें बार बार बंद होने लगती है जिसे वह बार बार झुक रहा था। ध्रुव को देखकर श्रेष्ठा को बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। श्रेष्ठा मुस्कुराते हुए मन में कहती है, अब तुम्हें पता चलेगा जब कोई सोना नहीं देता तो कैसा लगता है। श्रेष्ठा अपनी जगह से उठकर ध्रुव की गोद में बैठ जाती है और ध्रुव को परेशान करने लगती है। ध्रुव बुरी तरह से चिढ़ जाता है। अचानक ध्रुव श्रेष्ठा को उठाकर बेड पर पटक देता है और श्रेष्ठा के ऊपर आकर हाथ और पैरों को जकड़कर आंखें बंद कर लेता है। श्रेष्ठा अब अपने हाथों और पैरों को बिल्कुल भी हिला नहीं पा रही थी। थोड़ी देर तक कोशिश करते रहने के बाद वह डेविल स्माइल देती है। श्रेष्ठा ध्रुव के कान में जोर से चिल्लाती है और ध्रुव का नाम लेकर बार बार चिल्लाने लगती है। ध्रुव फ्रस्ट्रेट होकर श्रेष्ठा के होठों को लॉक कर देता है और धीरे धीरे उसे किस करने लगता है। तो श्रेष्ठा बिल्कुल चुप हो जाती है। किस करते करते ध्रुव श्रेष्ठा के होठों को लॉक करके ही सो जाता है। ध्रुव की कुछ ना करने पर श्रेष्ठा खुद के होठों को धीरे से किस करने लगती है। ध्रुव गहरी नींद में जा चुका था। वहीं श्रेष्ठा उसके होठों को चूम रही थी। सुबह के 8 बजे सभी लोग हॉल पर बैठे हुए थे। टीवी पर न्यूज चल रही थी। अचानक न्यूज की हेडलाइन में आता है, अमेरिका जाने वाली फ्लाइट बीच में ही क्रैश होकर गिर गई। माना जा रहा है कि सफर कर रहे लोगों का बच पाना मुश्किल है। न्यूज सुनकर सभी की नजरें टीवी पर चली जाती है। अनुराग एकदम से बोलता है, तंस तो इसी फ्लैट में है। जैसे ही अनुराग कहता है कुछ गिरने की आवाज आती है। सब उस आवाज की तरफ देखते हैं तो रूहानी ने जो चाय की ट्रे पकड़ी हुई थी वह गिर चुकी थी। यूं कहे कि रूहानी से छूट गई थी। रूहानी हैरानी से और डर के भाव से खड़ी हुई थी। पृथ्वीराज किसी को कॉल करता है। कुछ देर बात करने के बाद वह गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, तंस फ्लाइट पर नहीं है, उसकी तबीयत खराब हो गई थी तो वह वापस लौट आया।
जैसे ही रूहानी ये सुनती है, दौड़कर हॉल में बाहर निकल जाती है। सब हैरानी से उसे देख रहे थे। वही ठाकुर विला में एक कार तेज रफ्तार से रुकती है। दरवाजा झट से खुलता है और रूहानी दौड़ते हुए बाहर आकर विला के अंदर चली जाती है। हॉल में बैठी राखी की नजरें जैसे ही रूहानी पर पड़ती हैं तो वो आवाज देती है, रू आप यहाँ अचानक। रूहानी कुछ नहीं बोलती और सीधी सीढ़ियों से दौड़ते हुए चढ़ती है। रूहानी एक कमरे के दरवाजे को धड़ाम से खोलती है। रूहानी को सामने देखकर तसन चौंक जाता है। रूहानी बस वह इतना ही बोलती है, रू वह बस इतना ही बोलता है कि रूहानी दौड़ कर जाती है और झट से तसन के गले लगकर रोने लगती है। तसन बिल्कुल हैरान सा खड़ा रहता है। उसे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि रूहानी ने उसे गले लगाया है। रूहानी हड़बड़ाते हुए तसन से अलग होकर दोनों हाथों को उसके चेहरे को पकड़कर कहती है, तंस तंस तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। ये सब बोलते हुए रूहानी का शरीर पूरा कांप रहा था। रूहानी एकदम से अपने होठों से तसन के पूरे चेहरे को चूम लेती है और फिर घबराते हुए कहती है, तुम बिल्कुल ठीक हो ना। रूहानी का चेहरा आंसू से भीगा हुआ था। उसके साथ ही डर से पूरे पसीने से हाथ पांव कांप रहे थे। तसंज तो रूहानी की बिहेव से कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा था। तसंज को कुछ भी रिएक्ट ना करता देख रूहानी जोर से चिल्लाते हुए उसे हिलाती है। तसंज एकदम से होश में आता है। रूहानी की बातें, आंसू और उसकी डर हुआ देखकर तसंज रूहानी के चेहरे को दोनों हाथों में थामकर तसल्ली देते हुए कहता है, रू मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है। रूहानी हकलाते हुए कहती है, वो न्यूज़ वो क्रस। कहते हुए फिर से एक बार तसंज के गले लग जाती है। तसंज को भी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तसंज रूहानी को ले जाकर बेड पर बिठाता है। तसंज अपना फोन ऑन करके न्यूज़ देखता है। वह देखते ही समझ जाता है कि रूहानी को क्या हुआ है। तसंज फोन को साइड में रखकर रूहानी के चेहरे को फिर से अपने हाथों में भरकर कहता है, मैं फ्लाइट पर नहीं बैठा रू, मैं अभी घर पर हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। रूहानी एकदम से फिर से एक बार तसंज के गले लगकर कहती है, प्लीज़ तसंज मुझे छोड़कर मत जाओ, आई एम सॉरी, तुमसे मैंने इतना रूड बिहेव किया, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। तसंज रूहानी के बालों पर हाथ फेरते हुए कहता है, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। रूहानी की पकड़ तसंज पर कसती जा रही थी, जैसे वह छोड़ देगी तो अभी उससे दूर हो जाएगा। तसंज रूहानी के डर को अच्छी तरह से समझ रहा था। दोनों एक दूसरे के गले लगे हुए ही थे कि तसंज का अचानक फोन बजा। फोन की रिंग से दोनों होश में आते हैं। तसंज एक नंबर रूहानी को देखाकर कॉल रिसीव करता है। उधर से आवाज आती है, सर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट फिक्स हो गई है, 3 दिन बाद आप अमेरिका जा सकते हैं। तसंज कॉल कट करता है तो रूहानी तसंज की आंखों में देखते हुए कहती है, तसंज मत जाओ ना प्लीज। कहते हुए ही रूहानी की आंखों से फिर से आंसू आ गए। तसंज रूहानी के आंसू को पूछते हुए, तुम रो क्यों रही हो। रूहानी रोते हुए, मत जाओ ना प्लीज, प्लीज मत जाओ। तसंज रूहानी की बहते आंसुओं को फिर से एक बार पूछता है और समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर आज रूहानी को हुआ क्या है। रूहानी के आंसू रोकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह बस गालों से बहते जा रहे थे और वह एक ही बात रिपीट कर रही थी, प्लीज मत जाओ। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब प्यार का एहसास होता है तो इंसान इसी तरह से एकदम अपने होश खो बैठता है। तो आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। रूहानी के बार बार यही बात रिपीट करने और रोते हुए कहने से तसंज रूहानी को बस देख रहा था। तसंज रूहानी को रोता हुआ तो नहीं देख सकता था, लेकिन आज वह चुपचाप उसे देख रहा था। तसंज तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, बोलो ना कि तुम नहीं जाओगी। तसंज की बिल्कुल चुप रहने पर रूहानी फिर से एक बार अपने आंसू बहाते हुए कहती है। तसंज एकदम से बोल पड़ता है, लेकिन क्यों रो, क्यों मैं न जाऊँ। तसंज की बातों से फिर एक बार रूहानी के आंसू झरझर बहने लगते हैं। वह तसंज के हाथों को टाइटली पकड़ते हुए कहती है, प्लीज़ तसंज प्लीज़ मत जाओ। तसंज रूहानी के चेहरे को पकड़कर आंसू को पोंछते हुए, सी बिल्कुल चुप, रोना बंद करो पहले। रूहानी तसंज के हाथों को पकड़कर, मत जाओ ना प्लीज़। तसंज फिर से रूहानी की बहते आंसुओं को पूछता है, रूहानी प्लीज रोना बंद करो, तुम्हें पता है ना तुम्हारे हर एक आंसू से मुझे कितनी तकलीफ होती है। रूहानी अपने हाथों से आंसू को पोंछ लेती है। तसंज प्यार से रूहानी के माथे को चूम लेता है और रूहानी को आंखें बंद कर हो जाती हैं। तसंज रूहानी से अलग होकर उसे देखने लगता है। रूहानी अपनी आंखें खोलती है। तसंज रूहानी की आंखों में देखते हुए कहता है, मैं तुमसे ना कभी दूर जाना चाहता था और ना ही कभी जा सकता हूँ। मैं तो बस तुम्हारी खुशियों के लिए तुमसे दूर जा रहा हूँ। तुम चाहती हो ना मैं तुमसे हमेशा दूर रहूँ, तुमसे बात ना करूँ, तुम्हें अपनी शक्ल ना दिखाऊँ। रूहानी जल्दी से ना में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं तंस, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। तसंज बस रूहानी को देखने लगता है। रूहानी आगे कहती है, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं अपने सपनों को लेकर डर रही थी, कहीं मेरी पढ़ाई रोककर तुमसे शादी ना हो जाए, बस यही डर सताती रहती थी। तुम्हें पता है ना तंस, मेरी इकलौता सपना यही है कि मैं अपनी पढ़ाई को पूरी करूं। तसंज एकदम से बोलता है, और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी सपनों का रुकावट बनूंगा। रूहानी अपना सर झुका लेती है। यू नो तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं, इतने सालों की दोस्ती के बावजूद बस मुझे पराया समझा। अगर तुमने एक बार मुझे समझाने की कोशिश की होती शायद आज हमारा रिश्ता ऐसा नहीं होता। कहते हुए तसंज की आंखों में दर्द दिखने लगता। रूहानी सर उठाकर तसंज को देखती है, जिसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। रूहानी बहुत शर्मिंदा होते हुए, आई एम सॉरी तंस कहते हुए रूहानी की आंखों के आंसू की बूंद गालों पर लुढ़क जाते हैं। तसंज अब अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे रूहानी के आंसू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। तसंज की आंखों को बंद देखकर रूहानी घबरा जाती है और वह तसंज की बाजू पर पकड़कर कहती है, प्लीज़ तस मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर ऐसा कभी नहीं करूंगी, मैं तुम्हें और कभी दर्द नहीं दूंगी। तसंज की आंखें एकदम से खुल जाती हैं। वह रूहानी की अधूरी बातों को चाहत करते हुए पूछता है, आखिर तुम क्यों नहीं चाहती हो कि मैं तुमसे दूर जाऊं। रूहानी एकदम से तसंज के गले लग जाती है और रोते रोते ही कहती है, क्योंकि मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। तुम्हें नहीं पता तंस, इन इन 1 साल में तुमसे दूर रहकर मैं कैसे जी रही थी। तुम्हें बस यही दिखा
कि मैंने खुद तुमसे दूर करने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं दिखा कि ऐसे करने से मुझे कितनी तकलीफ होती थी। तुमने बस मेरी बेरुखी का ध्यान दिया, बेरुखी के पीछे दर्द को तुमने कभी देखने की कोशिश नहीं की। खुद से दूर करके तुम्हारे जितना तकलीफ देती थी, उससे भी ज़्यादा तकलीफ मुझे होती थी। रूहानी के बोलने से तसंद का दिल तेजी से धड़कने लगता है। रूहानी अपने एहसासों को जाहिर तो करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये एहसास अधूरे से थे। तसंद का दिल अब थोड़ा बेचैन सा हो जाता है कि आखिर रूहानी के दिल में उसके लिए क्या है। तसंद धीरे से रूहानी से अलग करता है तो रूहानी के दिल में छुपे एहसासों को बाहर लाने की कोशिश करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए पूछता है, ऐसा क्यों? रूहानी खुद को बिल्कुल रोक नहीं पाई और एकदम से बोल देती है, बिकॉज आई लव यू तसंद। तसंद के कान में जैसे ही रूहानी की बात आती है, दिल में एक अजीब सा सुकून मिलता है। तसंद एकटक रूहानी की आंखों में देख रहा था, रूहानी भी बस तसंद की आंखों में देख रही थी। दोनों ही नजरों में पूरी तरह से खो जाते हैं। इंतजार की घड़ियां अब खत्म सी हो गई थी। रूहानी के इजहार से आज प्यार परवान पर चढ़ चुका था। रूहानी की आंखें अब भी थोड़ी नम थी। प्यार तो बहुत पहले से ही रूहानी को थी, लेकिन कभी उसने देखने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन आज जब तसंद कि उसकी ज़िंदगी से जाने की बात आई तो वह खुद को बिल्कुल रोक नहीं पाई अपने एहसासों को छिपाने से। दोनों की नज़रें मिली ही थी कि अचानक तसंद रूहानी के झटके से गले लगा लेता है। रूहानी भी तसंद को का साथ देते हुए टाइटली हक कर लेती है। तसंद रूहानी से, एक बार फिर से कहो ना। रूहानी और टाइटली पकड़ते हुए, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच तसंद। तसंद अपनी खुशी को संभालने की कोशिश करते हुए कहता है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रू। तसंद की खुशी को महसूस करते हुए रूहानी को बहुत सुकून सा मिलता है। दोनों अपने करीब के पल बिता ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। इस एक आवाज़ से दोनों के होश में आते ही तसंद उठकर दरवाजे की तरफ जाता है। दरवाजा थोड़ा खुला था। दरवाजे पर एक सर्वेंट थी। तसंद को देखते ही सर्वेंट सर झुकाकर कहती है, सर, बड़ी मैम आप दोनों को नीचे बुला रही है। बोलकर वह सर्वेंट वहां से चली जाती है। तसंद पीछे मुड़कर देखता है, रूहानी बेड पर बैठकर उसे ही देख रही थी। तसंद रूहानी के पास जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, रूह, माँ नीचे बुला रही है। रूहानी उठकर बाहर जाने लगती है। तसंद भी अपना फोन लेकर जाने लगता है। रूहानी चौकर से बाहर कदम रखने ही वाली होती है कि तसंद झट से रूहानी की कमर पर पकड़कर खींच लेता है और दरवाजा बंद करके उसे सटा देता है। रूहानी हैरानी नजरों से तसंद को देखती है। रूहानी खुद को तसंद से, तंज ये तुम? रूहानी के इतना बोलते ही कि तसंद अपनी अंगुली रूहानी के होठों पर रखकर चुप करवा देता है। तसंद कशिश भरी आवाज में नजरें मिलाकर कहता है, रूह, आज मुझसे तुम्हारे लम्बों के शब्द नहीं, एहसासों को महसूस करना है। कहते हुए तसंद रूहानी के होठों से अपनी अंगुली हटाकर उसकी तरफ झुकने लगता है। रूहानी तसंद के करीब आते देख आंखें बंद कर लेती है। दिल की धड़कन थक थक करते हुए बहुत शोर करने लगती है। तसंद बढ़ते बढ़ते रूहानी के होठों के एकदम करीब पहुंच जाता है। तसंद अपनी करीबी को बढ़ते हुए रूहानी के होठों पर अपने होठ रखने ही वाला होता है कि अचानक दरवाजे पर दस्तक के साथ अनुराग की आवाज आती है। तंस रूहानी झट से अपनी आंखें खोल लेती है और तंस को धक्का देती है। रूहानी के धक्के से तसंद थोड़ा पीछे हो जाता है और रूहानी दरवाजे से सट जाती है और तसंद को दरवाजा खोलने का इशारा करती है। तंस मायूस सा चेहरा बनाकर रूहानी को देखता है तो रूहानी नामी सिर हिलाते हुए दरवाजे खोलने की इशारा करती है। बेचारा तसंद ना चाहते हुए भी दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खुलते ही अनुराग जल्दी से कमरे के अंदर आता है। रूहानी और तंस को वह अजीब नजरों से देखने लगता है। तसंद वैसे तो अनुराग से अब बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ था, उसकी वजह से ही तसंद रूहानी को किस नहीं कर पाया था। अनुराग दोनों पर डाउट करते हुए बोलता है, तुम दोनों बंद कमरे में इतनी देर से क्या कर रहे थे? रूहानी शर्म से नजरें झुका लेती है और तुरंत कमरे से बाहर चली जाती है। रूहानी के जाते ही तसंद घूरकर अनुराग को देखता है और कहता है, कुछ करने तो दिया नहीं, थोड़ी देर बाद नहीं आ सकता था? अनुराग कन्फ्यूज सा तसंद को देखता है तो तसंद चिढ़ते हुए कहता है, अब चले नीचे। तसंद जल्दी से कमरे से निकल जाता है तो अनुराग भी अपना सर खुजलाते हुए उसके पीछे चला जाता है। हॉल में पूरा सिंगानिया परिवार मौजूद था। तसंद आगे बढ़कर पहले अरुणी देवी के पैर छूता है, उसके बाद पृथ्वीराज, विशाखा, अमरजीत और मायावती के भी पैर छूता है और एक साइड जाकर खड़ा हो जाता है। उसकी नज़र रूहानी की तरफ चली जाती है। वहीं तसंस के देखते ही रूहानी अपनी पलकें झुका लेती है। अनुराग एकदम से कहता है, तंस, तुमने तो सुबह ही कहा था कि तुम अमेरिका की फ्लाइट पर चढ़ने वाले हैं। अनुराग के सवाल पर तसंस सबको एक नज़र देखता है। सबकी नज़रें तसंस पर ठहरी हुई थी। तसंस जवाब देता है, हाँ, मैं चढ़ने ही वाला था, लेकिन अचानक से अजीब सी बेचैनी होने लगी। तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी तो मैं वापस लौट आया। विशाखा जी अपने हाथ जोड़ते हुए कहती है, भगवान का शुक्र है कि आप नहीं गए। सभी अब हॉल में बैठे बातें करने में व्यस्त थे। तभी तसंस आंखों के इशारे से रूहानी से बात कर रहा था। दोनों को काव्या एकटक देख रही थी। उसे अच्छे से समझ आ चुका था कि तसंद और रूहानी के बीच सब कुछ ठीक हो चुका है। दोनों को देखकर काव्या बहुत खुश थी। अनुराग गार्डन की तरफ एकटक देख रहा था। उसने जब से सपना को देखा था तब से वह उसे भूल ही नहीं पा रहा था। बार बार सपना अनुराग की नजरों के सामने आ रही थी, लेकिन यह बात उसे भी पता था कि दोनों का रिश्ता कभी नहीं जुड़ सकता। आखिर में सपना एक बच्चे की माँ थी जिसे कभी भी सिंगानिया परिवार एक्सेप्ट नहीं करेगा। कुछ ही देर में सब कोई ठाकुर विला से निकलने लगते हैं। सब कोई निकल जाते हैं कि राखी भी विदाई देने के लिए निकल जाती है, लेकिन रूहानी तसंद के इशारों के मुताबिक हॉल में रुक जाती है। तसंद मौका मिलते ही रूहानी को एक कमरे के अंदर ले जाता है। रूहानी एकदम से कहती है, तंस, क्या कर रहे हो? तसंद फिर एक बार रूहानी को दीवार से सटा देता है और उसकी कमर पर हाथ रखकर कहता है, अधूरे काम को अधूरा नहीं छोड़ा जाता। कहते हुए तसंद रूहानी की तरफ झुकने लगता है। होठ मिलते ही वाले थे कि इस बार राखी बुलाती है। रूहानी जोर से धक्का देती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। वहीं तसंद बुरी तरह से चिढ़ जाता है। अब तक सब ठाकुर विला से सिंगानिया विला तक
पहुंच चुके थे। सभी अंदर की ओर जाते हैं। रूहानी कमरे की ओर जाने ही वाली थी कि अरुणी देवी उसे रोक देती है। रूहानी अपनी जगह पर रुक कर अरुणी देवी को देखती है तो अरुणी देवी कहती है, कल आपको तसंद के साथ मंदिर जाना है, ये राखी की इच्छा है तो आप को कोई आपत्ति तो नहीं है। रूहानी जल्दी से नामे सिर हिला देती है तो अरुणी देवी उसे जाने का इशारा करती है। काव्या अपने में गुम में खोई हुई कमरे के अंदर घुस जाती है और सीधा वॉशरूम में चली जाती है। अचानक ही काव्या को वॉशरूम में किसी के होने का एहसास होता है। वह अपनी नजरें ऊपर करके देखती है। एकदम से उसकी चीख निकल जाती है। काव्या हड़बड़ाते हुए अपने दोनों हाथों को खुद के चेहरे पर कवर करते हुए कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आदित्य की अपर बॉडी पर कोई कपड़ा नहीं था, पर उसने पैंट पहनी थी, लेकिन शावर ऑन होने की वजह से वह पूरी तरह से भीग चुकी थी। काव्या के चिल्लाने से आदित्य ने जो आंखें बंद करके रखी थी वह एकदम से खुल जाती है और वह काव्या को देखने लगता है। काव्या पलटकर जाने को होती है कि तभी उसे दरवाजे बंद होने की आवाज आती है। वह अपने हाथ को हटाकर सामने देखती है तो आदित्य ने वॉशरूम को लॉक कर दिया था और काव्या हकलाते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? ये आप क्या कर रहे हैं? आदित्य बिना कुछ बोले काव्या को शावर के नीचे ले जाता है। काव्या भागने की कोशिश करती है। उससे पहले ही आदित्य काव्या का हाथ पकड़कर खींच लेता है, जिससे वह उसके खुले सीने से टकरा जाती है। आदित्य काव्या के चेहरे को दोनों हाथों में पकड़कर उसका सिर के साथ अपने सिर को जोड़कर आंखें बंद कर लेता है। काव्या भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। आदित्य की सांसें काव्या के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे काव्या का हाथ उसके साड़ी में कसता जा रहा था। आदित्य का हाथ अब काव्या के चेहरे से हटकर काव्या के हाथ पर चला जाता है। वह काव्या के हाथ को पकड़कर घुमा देता है और काव्या को पीछे से भावों में भर लेता है। आदित्य अपना चिन काव्या के कंधे पर रख देता है और अपने दोनों हाथ काव्या की खुली कमर पर होते हुए पेट पर। काव्या एकदम से सिर उठती है। शरीर में ठंडा पानी पड़ने के बावजूद काव्या को गर्माहट का एहसास दिला रही है। आदित्य काव्या के कानों के पास जाकर बहुत धीमे से कहता है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? आदित्य के गर्म सांसें जैसे ही काव्या के बदन पर पड़ती है वह कसकर आंखें बंद कर लेती है और अपने हाथों को आदित्य के ऊपर रख कर कहती है, ये सवाल तो हमें भी आपसे करना है। आदित्य, सवाल को दोहराना तुम्हारी आदत है क्या? काव्या एकदम से कहती है, जैसा आप समझे। आदित्य काव्या के पेट पर अपने हाथ कसते हुए कहता है, सवाल पहले मेरा था तो जवाब भी मुझे पहले मिलना चाहिए। काव्या थोड़ी देर चुप रहती है, फिर एकदम से कहती है, रुखसार प्रेग्नेंट है, उन्हें हमारे और परिवार की सख्त जरूरत है। जैसे ही आदित्य यह सुनता है उसकी पकड़ काव्या पर से ढीली हो जाती है। वह काव्या से अलग होकर सख्त आवाज में कहता है, तुम्हें ये सब के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। काव्या एकदम से आदित्य के पास जाकर कहती है, आप समझते क्यों नहीं? उन्हें परिवार की जरूरत है। आदित्य एकदम जोर से कहता है, मैंने कहा ना कि तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। समझ नहीं आता तुम्हें काव्या? पर वह इतना ही बोलता है कि आदित्य झटके से दरवाजे को बंद करके बाहर चला जाता है। काव्या बस उसे देखती रह जाती है। बाहर आदित्य अपने कपड़े बदलकर अपना फोन लेकर बालकनी में जाता है और माया को कॉल करता है। माया के कॉल रिसीव करते ही आदित्य उसे डांटते हुए, मैंने तुम्हें मना किया था ना काव्या को कुछ मत बताना। देन व्हाट इज दिस? उधर से माया थोड़ा घबराते हुए, बट सर, मैम की तबीयत। वह इतना ही बोलती है कि उसे आदित्य की गुस्से भरी आवाज़ सुनाई देती है, जितना कहा है उतना करो, डोंट क्रॉस योर लिमिट। इतना बोलते ही वह कॉल कट कर देती है। आखिर आप उन्हें यहाँ क्यों नहीं लाना चाहते? काव्या की आवाज़ से आदित्य पीछे मुड़कर देखता है। आदित्य काव्या के सवालों को पूरी तरह से इग्नोर करके सोफे पर बैठ जाता है। काव्या भी सोफे पर जाकर बैठ जाती है। आदित्य को देखते हुए कहती है, हमने तो आपको आपके सवालों का जवाब दे दिया, लेकिन आपने अभी तक बताया नहीं कि आप परेशान क्यों हैं। आदित्य कोई जवाब नहीं देता तो काव्या उसका हाथ पकड़कर कहती है, बोलिए। आदित्य झट से अपनी जगह से उठकर रूडली बोलता है, मेरी जिंदगी में हर बार दखल देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। इतना बोलते ही आदित्य कमरे से बाहर निकल जाता है। आदित्य की बातों से काव्या बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है, लेकिन वह फिर भी शांत सा बैठकर उसे जाते हुए देख रही थी। तो आखिर क्या है आदित्य की जिंदगी में ऐसे राज जो वो काव्या के साथ भी शेयर नहीं करना चाहता? ये सब जानेंगे हम कल नेक्स्ट एपिसोड में। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालूं तुरंत नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए, और प्लीज़ दोस्तों लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना।